बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन की तरफ जेनजी चली गई है, उसकी क्या क्या वजह है? ये जो भी काम करते हैं ये हद से ज्यादा करते हैं, क्योंकि आने वाला मॉडल पुराने वाले मॉडल से तेज होता है। घर में रोटी है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट घर में वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है आजकल लोगों के लिए। किस एज के बच्चे एडिक्टेड हैं? आज का मुंह चलाने वाला बच्चा कल का नशई है, इस चीज को लिख ले। ये ना समझे कि जो बच्चा लाइक है, पढ़ने में बड़ा तेज है, वो तो नशा कर ही नहीं सकता। आप वो ही करेगा सर। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं? वॉशरूम आपको आया तो इजाजत टीचर से लेनी, ये कहाँ का रूल है? प्यास आपको लगी है, इजाजत आप मुझसे ले रहे हैं कि मैं पानी पियूं, क्यों? वो डिसिप्लिन की वजह से। देखिए ये डिसिप्लिन नहीं है। क्यों बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती? क्यों वो आगे पूछते हैं बच्चे आजकल के अपने अब्बू से, अब्बू मुझे पैसे दे दे, मुझे बिजनेस करा दें, क्या मैं ये काम कर लूं? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिनसे वालिदैन को मतलब वो कह रहे हैं ना कि पता चल जाना चाहिए अब बच्चा जो किसी गलत सोसाइटी की तरफ जा रहा है तो हमें इसका ख्याल रखना है। बट ये जो मसला है, जो साइकोलॉजी है, इंसान वट एवर यू डू इन लाइफ, आप अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं 80% साइकोलॉजी है, 20% मैकेनिक्स है। अब पेरेंट्स को पता लग गया मेरा बेटा किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, तो ऐसी सूरत में उनको कहता हूँ दो काम नहीं करने जो कि हम सबसे पहले करते हैं। जिस चीज में मजा नहीं आ रहा उसमें मजा लेना कैसे सीखा जाता है? बिल्कुल आप सीख सकते हैं। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं लर्न टू लव व्हाट यू हेट एंड हेट व्हाट यू लव। दुनिया में नशा करने का कोई भी नशा करने का वजह है और कोई वजह। उनको कैंडीज शैंडीज भी दे रहे हैं क्या? उस तरह के कोई नशे भी चल रहे हैं? आपके इल्म में कोई इस तरह की बात है? एक नशा करने वाला इंसान एक हेरोइन पीता है ना, वो 1 या 2 बीमारियों से मरेगा। एक देसी घी खाने वाला इंसान 3500 बीमारियों से मरे। तो लव इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। मैं उनको कहता हूँ कि लव और मेडिसिन डोजेस में देनी चाहिए। हमने मुख्तलिफ खबरें देखी कि खुदकशी का रुझान बहुत है, सुसाइड बहुत कर रहे हैं, जो बहुत लाइक फाइक होते हैं, फिर वो खुदकशी क्यों कर लेते हैं? ज्यादातर कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने लोग खुदकुशी करते हैं ना, उनमें से 4 में से 1 प्रॉब्लम जरूर होती है उनके साथ। गुफ्तगू में एक और बात की थी कि जितना आपका ज्यादा ज़हीन, ज्यादा लाइक, ज्यादा शार्प बचा होगा वो एडिक्टेड होगा। इसकी क्या वजह है? अगर आप किसी गरीब इंसान से पूछें कि यार तेरे को 1 करोड़ रुपया अगर आ जाए तो की करेगा, वो पहला आपसे सवाल करेगा सर आएगा कितना? He knows he cannot earn it। ए मसला सुनता है, ये मेरे च भी है, ए यार ये तो मेरे तो बड़ा मसला ही किसी का नहीं है, जिंदगी ऐसे हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि अपने आप को हर चीज का विक्टिम रोल में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गलबात एक ऐसे ज़बरदस्त मौजू पे है जिसका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी और हमारी ज़िंदगियों के साथ है, और स्पेशली आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है। आज का पॉडकास्ट आपने ज़रूर देखना है, और इसके लिए मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अली मुर्तज़ा साहब। अली मुर्तज़ा CEO हैं थेरेपी एंड बियॉन्ड के। ये लाइफ कोच हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, यानी आपकी और मेरी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए गाइडेंस देते हैं और क्या कुछ करते हैं ये उनसे ही पूछेंगे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आप तशरीफ़ लाए। वेलकम जी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। अली भाई थोड़ा सा अपने बारे में एक अगर कहें कि 1 आध मिनट में आप अपना ज़रा तारुफ करवा दें ताकि ऑडियंस को अंदाज़ा हो सके। जी बिल्कुल, वैसे तो आपने तकरीबन बता ही दिया, बट मेरा काम लाइफ कोचिंग है और स्पेशलिटी मेरी ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के अंदर है। ज़्यादातर आपको पता है आजकल हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं मेनेस है बेसिकली, जो कि ड्रग एडिक्शन है, जो नशे का इस्तेमाल है। तो उसके लिए हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है। प्राइमरीली हम लोग स्टार्ट हुए थे एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी में, जिसके अंदर हम लोगों को ये ट्रेन किया करते थे कि जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी तरह एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ भी होता है जिसको हम पढ़ते ही नहीं है। और देखने में ये आया है कि लोग स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो उनको ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके नहीं आते, वो अतवार नहीं आते, और उनको वो चीज़ें आती हैं जो वो पढ़ के आए होते हैं। जब वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं दुनियावी और लाइफ के सब्जेक्ट के साथ, तो तब उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं आती। तो मेरा थोड़ा सा काम ये है, गाइडेंस का है, लाइफ कोचिंग का है, और ज़्यादा मेरा काम यूथ के साथ है। और आज फिर चूँकि आपका यूथ के साथ काम है तो क्यों ना आज हम जो नाजरीन डिस्कस करने वाले हैं वो जेनजी के मसाइल पे आज बात करेंगे। जेनजी के मसाइल क्या क्या हैं और किस तरह उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, पेरेंट्स कहाँ पे गलतियाँ करते हैं और किन किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आज वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्शन है उसकी क्या वजह है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस
जगह पॉइंट पे जाके पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, किस पॉइंट पे जाके पेरेंट्स के एंटीने खड़े हो जाने चाहिए कि अपना बच्चा किसी गलत तरफ जा रहा है, उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए। अली भाई, सबसे पहले तो ये अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं, चूँकि आपके पास आता है, अब आपने बातें करनी है, मैंने एक आध बीच में सवाल छोड़ दिया करना है, तो बाकी सारी गुफ्तगू आपकी है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि लाइफ कोच भी करते हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं, तो जेन ज़ी जो मैंने बात जैसे की, तो उसके आज के दौर में आपको क्या क्या मसाइल नज़र आते हैं, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन की तरफ जेन ज़ी चली गई है, उसकी क्या क्या वजह है? जी, बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट और बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, बिकॉज वो हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब हम क्योर करते हैं तो ऑलरेडी देर काफ़ी हो चुकी होती है। जेन ज़ी की जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एक ही टर्म में अगर एक्यूमुलेट करें तो उनको हम कहते हैं बिहेवियर्स इन एक्सेस। ये जो भी काम करते हैं ये हद से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आने वाला मॉडल पुराने वाले मॉडल से तेज़ होता है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है, उसके अंदर मॉडिफाइड चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, तो उसको मैनेज करना भी फिर उतना ही मुश्किल होता है। देखिए, जितनी गाड़ी तेज़ चलेगी, ब्रेकिंग सिस्टम आपका उतना ही बेहतर होना चाहिए उसको रोकने के लिए जी। तो जो जेन ज़ी जिसकी हम बात करते हैं, इनको हम जेन ज़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरेशन ऑफ जूमर्स है। जनरेशन ऑफ जूमर्स का क्या मतलब है कि जब ये लोग पैदा हुए थे तो उस वक्त इंटरनेट बहुत आम था। ठीक है, हम लोग पैदा हुए थे, जिसको हम एक्स वाई मिलेनियंस कहते हैं, जो वाई जेन जिसको कहते हैं, जेन वाई जिसको कहते हैं, जब हम लोग पैदा हुए थे तो जो सबसे ज्यादा टेक्निकल गैजेट था ना, वो एक रेडियो था। हाँ, ठीक है, ये टेलीविजन था, या टेलीविजन था, और उसको छोटा कर ले तो रेडियो था। उससे ज्यादा टेक्निकल गैजेट कोई नहीं था, या कैलकुलेटर था। हाँ, कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, आज आपको ये तीनों चीजें कहीं नजर नहीं आती, तीनों चीजें कहीं नजर नहीं आती हैं। आज आपको क्या नजर आता है? एक सेलफोन नजर आता है जिसके अंदर उन्होंने सारा कुछ रख दिया। ठीक है। अब ये जो जनरेशन ऑफ जूमर्स है, इसके बारे में लिटरली ये कहा जाता है कि ये फास्ट इतनी क्यों है, क्योंकि इनके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो ऑन द फिंगर टिप्स थी। हाँ, ठीक है। हमें मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसका मतलब पता करना है कि इन्नमल माल बिन्नियात, तो मैंने जाना है किसी कारी साहब के पास, या तर्जुमे वाला कुरान, या तर्जुमे वाला कुरान पाक, वो भी कोई मुझे पढ़ाएगा, और फिर उसको ढूंढना है कि आयत कहाँ होगी, ठीक है। फिर वालदा से पूछना या वाले साहब से पूछना, तो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी। आज हमें क्या करना पड़ता है? लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ हमें टच करना पड़ता है और उसका जवाब हमें वहां से मिल जाता है, या गूगल टीचर से मिल जाता है, या वो चैट जीपीटी से मिल जाता है, या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि पहले हम एक सॉरी, मैं वो बात शायद मिस न कर दें, इन्नमल अमाना बिन्नियात, ये हदीस है जी, ये जिसका मतलब है एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, नियतों का दारोमदार अमलों पे। हाँ, बाकी जिस भी आयत का आपने देखना हो हमें जाना पड़ता था। बात हो रही थी कि मेरे मुंह से आयत निकल गया था, इसलिए मैंने उसको करेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, आज अगर हमने ये पता करना है तो हम गूगल पे जाते हैं, हम किसी कारी साहब के पास नहीं जाते। इसलिए आप देखें कि मैंने ये भी देखा है कि लोग अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तान से कुरान हिफ्ज कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। अच्छा, यहाँ पे वर्चुअल टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स करके छोड़ी हुई हैं, और वो उससे इस्तेफादा उठा रहे हैं। अब वो एक्चुअली इस्तेफादा नहीं उठा रहे, इसमें वो कर क्या रहे हैं कि टीचर जब हम अपनी जिंदगी में चेंज करते हैं, उस्ताद चेंज करते हैं, तो इज्जत का आंसर भी चला जाता है। हम इज्जत किसकी करते हैं? जो यहाँ बड़ा होगा, जहाँ जिसकी सीख हमसे ज्यादा होगी, जिसने हमें पैदा किया होगा, जिसने हमें सिखाया होगा। जब ये चारों ही चीजें आपने एलिमिनेट कर दी और एक कंप्यूटर दे दिया, तो हम ज्यादा इज्जत किसकी करते हैं? कंप्यूटर की। घर में रोटी है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट घर में वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है आजकल लोगों के लिए। तो जो जनरेशन ऑफ जूमर्स है, इनके लिए इंफॉर्मेशन इतनी फरावानी से है और इतनी ज्यादा है कि वो एक सवाल पूछते हैं, उनको 100 जवाब मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं? फिर वो वापस आके कहते हैं कि आई नो मोर देन यू। अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने उस्तादों को कहते हैं कि जो किताबें आपने पढ़ी हैं, हम उससे आगे से ज्यादा जानते हैं। हैंस इज्जत का आंसर खत्म हो गया। उसके बाद हम पूछगीछ भी किसी से नहीं करते। अब ये जो जनरेशन ऑफ जूमर्स है, ये हर चीज एक्सेसिव क्यों कर रही है? क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन इन एक्सेस मिल रहा है, एक सवाल के 100 जवाब मिल रहे हैं। अब इन्होंने क्या सीख लिया है? इन्होंने ये सीख लिया है कि हर चीज आसान करो। अच्छा, अगर हम अपने लिए आसानियां पैदा कर देंगे और सिर्फ घर में बैठ जाएंगे, हर इंसान चाहता है ना कि वो बेड में लेटा ही रहे, वहीं खाना मिल जाए, वहीं पीना, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहिए। कंफर्ट जोन, लेटा लेटा चला जाए कहीं, लेटा लेटा वापस आ जाए, तो उससे हो गया क्या? आपकी बॉडी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपके अंदर जो आपका जो मस्क जो स्केलेटन है वो उसको छोड़ के जो मस्कुलर स्केलेटन है वो भी डैमेज हो जाएगा, मसल डिस्ट्रोफी हो जाएगी, नेम इट, और इवेंचुअली हम लोग खत्म हो जाएंगे। नाउ ये जो वर्चुअल और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इसने हमारी जो जेन ज़ी है, इसकी थिंकिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया। ये डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, थिंक नहीं करते। सो असल में होता है ये, पहले हम कहते थे पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। अच्छा, आजकल क्या है, वो क्या कहते हैं कि पहले कर लो
फिर सोचो और फिर बोलो। हाँ फिर बोलो, ठीक है। अब एक्शन पहले आ गए, तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली एक साइकिल होता है। जब हम साइकिल में किसी भी चीज में कोई चीज पहले कर देते हैं तो डिस्ट्रप्शन आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि इस साइकिल के शुरू होने से और रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने से हुआ क्या कि एक डिस्कनेक्ट आ गया, इमोशनल डिस्कनेक्ट आ गया बच्चों का माँ बाप के साथ, बच्चों का टीचर्स के साथ। अब वो करते क्या है, कल्ट सिस्टम में चले गए। कल्ट सिस्टम क्या है कि टिपिकल टाइप ऑफ लोग आपको एक ग्रुप में नजर आएंगे, जो उनसे डिफरेंट होंगे वो डिफरेंट ग्रुप, तो सब कल्चर्स बन गए। सब कल्चर, वरना एक होता था मोहल्ले में सारे लड़के एक ही जगह खेल रहे हैं 10 20 50, अब ये अगर 2-4 अलग होंगे 2-4 अलग होंगे, 2-4 अलग होंगे। और उससे होता क्या है, जब कल्चर्स होते हैं तो डिफरेंशिएशन आती है, जब डिफरेंशिएशन आती है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, फिर झगड़े आते हैं, फिर डिसलाइकिंग आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो हमारा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जेन जी, क्यों हर चीज एक्सेस में करती है, क्योंकि हर चीज उनको अवेलेबल इन एक्सेस है। आज अगर किसी ने, मिसाल के तौर पे, पहले किसी ने नशा लेना होता था तो पहले वो ढूंढते थे शराब बेचने वाला कौन है, नशा बेचने वाला कौन है। आज इंटरनेट के ऊपर जाए, किसी वो आ गए, छोटे छोटे ऐप्स आ गए, ऐप के अंदर लॉग इन करें, वहां से डायरेक्टली मंगवा लें आपको जो चीज चाहिए, अवेलेबिलिटी आपके घर पे। सोचने समझने की कुव्वत खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि वो काम हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल दिए। वो जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसकी हम अक्सर बात किया करते थे, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू बी एबल टू अवेयर ऑफ, कंट्रोल एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस इफेक्टिवली एंड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स जुडिशियसली। ठीक है। अब एंड विद एम्पैथी। अब ये जो 4-5 चीजें हैं जिसकी हम बात करते हैं, ना तो जो जुडिशियल आ रहा है बीच में, ना एम्पैथी आ रही है, कुछ भी नहीं आता, आर्टिफिशियल आ गई। तो इन सारी चीजों से ना हमारा माइंड सेट, जो जेन जी का माइंड सेट है, वो चेंज हो गया है। वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करते जैसे हम पहना करते थे, वो उस तरह बात करना पसंद नहीं करते, इवन लैंग्वेज चेंज हो गई भी। हाँ ठीक है। कोड वर्ड्स आ गए हुए हैं। अब ये चीजों को, ये क्योंकि बिहेवियर्स एंड एक्सेस हैं, जिसके अंदर से फिर आगे से क्या स्टेम होता है, आगे से एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, ये बीमारियां स्टेम होती हैं। ठीक है। और डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल की जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, मेरा सवाल बुनियादी, वो हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। मेरा सवाल ये कि ड्रग एडिक्शन की तरफ जेंसी क्यों ज्यादा है? स्कूल, कॉलेज, इवन के ओ लेवल, ए लेवल, मैट्रिक के बच्चे वो एडिक्टेड है, क्यों है? वजह क्या है? देखिए जी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि ह्यूमन ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू मूव अवे फ्रॉम पेन एंड टुवर्ड्स प्लेजर। जो चीज आपको तकलीफ देती है उससे दूर भागता है, जो चीज आपको मजा देती है उसके करीब भागता है। अब ये जो जेन जी है, क्योंकि इन्होंने कंफर्ट जोन नहीं अपना छोड़ना, हर चीज अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए करनी है, तो द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग टू डू इज ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब भी होता है डोजेज रिक्वायर्ड अंडर जनरल स्टैंडर्ड्स। ड्रग्स एज एन अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पेन किलर्स हैं। ये जितनी भी ड्रग्स ये यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी हेरोइन हो गई, मॉर्फिन हो गई, आपकी आइस हो गई, आपकी चर्स, कोई भी ड्रग, अल्कोहल हो गई, ये बेसिकली इमोशनल नंबनेस करती हैं, ये पेन किलर्स हैं। ये जिसको हम मॉर्फिन कहते हैं, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं जब सी सेक्शन ऑपरेशन हो रहा हो, किसी का बच्चा हो रहा हो, या किसी का ऑपरेशन कर रहा हो। अब ये ड्रग्स बच्चे क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं मजे के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो जॉगिंग करके, वो रनिंग करके, वो कोई गेम खेल के अपने एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं करेंगे, वो एक टैबलेट खाएंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज कर लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि असल में तो इंसान का प्रिंसिपल, जो इंसान की जिंदगी का जो प्रिंसिपल है, वो प्लेजर प्रिंसिपल। इंसान की जिंदगी बेस्ड ही प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर है कि मुझे मजा आएगा तो मैं करूंगा। मैं उनको कहता हूं कि जिस चीज में मजा नहीं आता उसमें मजा लेना सीख लो, ये भी एक तरीका है, यू नो। अच्छा, जिस चीज में मजा नहीं आ रहा उसमें मजा लेना कैसे सीखा जाता है? बिल्कुल आप सीख सकते हैं, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं लर्न टू लव व्हाट यू हेट एंड हेट व्हाट यू लव। जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा, सबसे पहले करना क्या है? करना यह है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस एंड क्लियर कांस्टेंट फीडबैक। जितनी आप किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे और वो महारत आपको हासिल हो जाएगी, आपका दिल उतना ही करने को करेगा उसको। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहते हैं कि अली साहब 1 घंटा बोलना है कहीं जाके, तो मैं बड़े आराम से आपके साथ जाके बोल लूंगा। बट आप मुझे कहेंगे वहां पे 10 मिनट हो, तुझे गाना भी गाना है, तो वो मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्किल नहीं है। तो मेरी जो विल है, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन माई स्किल है। अगर मुझे कोई काम करना आता होगा तो मैं बड़े शौक से करूंगा, मैं मोटिवेशन से करूंगा, लेकिन जब आता ही नहीं, तो इसको हम स्किल विल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके ऊपर हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में जो अब इमोशनल डिस्कनेक्ट हुआ है, आप कैसे उसको इमोशनल कनेक्ट के अंदर बदल। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट होने की वजह क्या होती है? डिस्कनेक्ट होने की वजह डिपेंडेंस होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले हम अपने माँ बाप से बड़ा कुछ पूछते थे, आजकल कुछ भी नहीं पूछते। आजकल माँ बाप ये कहते हैं कि सुबह का गया हुआ है ये कमरे में, या सुबह की गई हुई कमरे में, रात हो गई है, खाने का टाइम है, अभी तक नीचे नहीं आई, सेलफोन के ऊपर बैठा हुआ है, बस वहीं से पूरी दुनिया उनकी सेलफोन पे है। फेसबुक फ्रेंड्स आपके सेलफोन पे है, इंस्टा फ्रेंड्स आपके सेलफोन पे है। तो आप बेसिकली साइबर सोशलाइजिंग कर रहे हैं, आप बेसिकली साइबर, आजकल तो शादियां भी साइबर शादियां हो। ठीक है। ठीक है जी, आपने घर लेना, लोग कह रहे हैं कि जी चांद पे प्लॉट ले लें, वो भी आप नेट के थ्रू ले रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई चीज है नहीं। तो पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे, ये एक
बहुत बड़ी ना, मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको इस तरह समझें, कंट्रोवर्सी है कि पूरी दुनिया जो है ये रूल्ड बाय द एलीट है, द रूलिंग एलीट्स है, जिनको हम अब इल्यूमिनाटीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पहले इनको तो बोर्जुआ कहा करते थे। अब ये वो लोग हैं, ये कोई 24-25 फैमिलीज है पूरी दुनिया में, जिनको हम द बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स फैमिली कहते हैं, जो कि दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज चलाती है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही बनाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसपे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यूथ पढ़ रहे हैं, जिसपे मैंने पढ़ाई की है या आपने भी की है, ये सारा हमें नौकर बनाने के लिए था। हमने कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा किया कि जिससे हम नौकर बनने से बच गए फॉर समहाउ। लेकिन 90% अगर आप अपने दोस्त भी देख लें, मैं अपने भी देख लूं, वो सारे आजकल नौकर है। कोई डॉक्टर बन गया तो वो क्या है, वो नौकर ही है। कोई लॉयर बन गया तो वो क्या है, वो नौकर ही है। तो हमें लाइफ को गुजारने का सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता। हमें ये स्कूल में सिखाया जाता है कि बेटा अगर वॉशरूम आपको आया तो इजाजत टीचर से लेनी। ये कहाँ का रूल है जी? प्यास आपको लगी है, इजाजत आप मुझसे ले रहे हैं कि मैं पानी पीऊं, क्यों? वो डिसिप्लिन की वजह से। देखिए ये डिसिप्लिन नहीं है, इसको हम रोबोटिक्स कहते हैं कि हम एक ट्रेनिंग होती है, एक टेमिंग होती है। मैं यूएस में भी पढ़ता रहा हूं, जब वहां पे प्यास लगती थी सिर्फ हम हाथ उठाते थे एंड वी यूज्ड टू वॉक आउट ऑफ द रूम, और उनको पता था कि इसने हाथ उठाया, इज गोइंग टू द टॉयलेट। अच्छा, अब वो इतनी, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। क्यों बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती? क्यों वो आगे पूछते हैं बच्चे आजकल के अपने अब्बू से, अब्बू मुझे पैसे दे दे, मुझे बिजनेस करा दें, क्या मैं ये काम कर लूं? उनमें कोई डिसाइड करने की पावर नहीं होती। सब्जेक्ट उसने कौन से लेने, दोस्तों से पूछ रहे होते हैं, यार बताओ मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। ये सारी वजह यही है कि हमें बेसिकली डिपेंड करना सिखा दिया, जिसको हम को डिपेंडेंस कहते हैं, और यही बात हमारी लव पे भी आ जाती। ठीक है, अच्छा इस पे बात, अच्छा हम बात कर रहे थे एडिक्शन की। अच्छा, आपके पास किस तरह के केसेस आए हैं? आपने बच्चों को क्या देखा कि किस एज के बच्चे एडिक्टेड हैं, और कौन सी ऐसी, मतलब वो कह लें ना, मेजर आपको कॉज नजर आई, वजह नजर आई कि इस वजह से ये बचा हुआ? कोई केस आपके पास आए? देखिए केसेस तो सैकड़ों हमारे पास आते हैं और अभी भी हैं, लेकिन हर केस डिफरेंट होता है, हर केस की नोई डिफरेंट होती है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि दुनिया में नशा करने का, किसी भी कोई भी नशा करने का वजह है कि ये मजा, और कोई वजह नहीं। ठीक है, और कोई कहेगा ना कि नहीं मुझे टेंशन बड़ी थी, फलाना था, ये सब एक्सक्यूजेस। लेकिन बच्चे भी मजे के लिए करते हैं। एब्सोल्युटली, बच्चा तो ऑपरेटिव प्लेजर प्रिंसिपल पे करता है, वो उस दुनिया में रोता हुआ आता है। बच्चों को पहले स्टार्ट आप में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए, कि आपके पास जाहिर है केसेस आए होंगे, आपने उनको डिस्कस किया होगा, उनके साथ डिस्कशन करके पूछा होगा कि यार आपने नशा कैसे स्टार्ट किया, तो वो क्या मतलब वो होते हैं ना कि एक रास्ता कौन सा है जिस पे चल पड़ते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले, बच्चों को भी पता चले हमारी इस गुफ्तगू से। अच्छा, सबसे बड़ा जो दुनिया में किसी भी इंसान का वजह, जो किसी भी इंसान के लिए जो वजह होती है नशा ट्राई करने के लिए, वो फ्रेंड सर्कल होता है नंबर 1। उसके अलावा पेरेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बच्चियों के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर जो नशे की जो रुझान पाया गया, उसके अंदर हमने देखा उनकी ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ी फर्क होती है। वो होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे, नींद की गोली खा ली, ये खा ली, और फिर उसमें बिहेवियर्स इन एक्सेस चले जाते हैं। एक से शुरू होते हैं, फिर 100 गोलियां खा रही होती है एक दिन में। अब कहीं उन्होंने अपनी वालदा को, अपनी नानी को या अपनी खाला को देखा होता है कि वालिद साहब से लड़ाई हुई, अब वो टेंशन में, अम्मी कह रही है अच्छा चलो मुझे फलानी गोली दे दो, वो एक गोली खा लेती है, अम्मी सो जाती है, अम्मी स्कूल में आ रही है। तो बच्ची की एक अनकॉन्शियस लर्निंग होगी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, कि जब टेंशन होगी तो मैंने ये खाना है। कहीं वो बच्ची पूछ भी लेगी अम्मी से कि आप ये गोली क्यों खाती है, वो कहेंगी बेटी मैं टेंशन दूर करने के लिए खाती। तो बेटी को ये पता लग गया कि ये गोली टेंशन दूर करने की है। अब जब बेटी को टेंशन होगी, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे किसी ने तंग किया हो, या व्हाटएवर, वो वही गोली खाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी टॉलरेंस बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर जितनी रोटियां मैं आज से 20 साल पहले खाता था, मैं आज उतनी नहीं खाता, शायद उससे ज्यादा खाता हूँ। आप कोई भी काम करते रहेंगे, एक हमारे फिजिकल मसल्स होते हैं, एक हमारे मेंटल मसल्स होते हैं। तो कोई भी काम जब आप बार बार करते हैं तो उसके मेंटल मसल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटल क्रेविंग्स। अब इंसान को ये पता लग गया कि एक गोली खाने से मजा आया, तो बच्चियां क्या सोचती हैं 2 से ज्यादा आएगा, 3 से उससे ज्यादा आएगा, 4 से उससे ज्यादा आएगा, और फिर आपकी टॉलरेंस भी बढ़ जाती है और आपकी स्पीड भी वो काम करने की बढ़ जाती है। वजह दुनिया में सिर्फ एक ही है, या वो मजे के लिए करते हैं या तकलीफ से दूर भागने के लिए करते हैं। अब पेन किलर, ज्यादातर ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो जिनको डॉक्टर्स की वजह से नशा लगा होता है। अब किसी बंदे को मिसाल के तौर पे एक वो बीमारी है जिसको हम कहते हैं, किसी को ट्राइजेमिनियन न्यूरल्जी है, बड़ी पेनफुल बीमारी है, या ब्रेन एन्यूरिज्म है, या किसी को CRPS है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम। अब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिंदगी में ठीक नहीं होती। किसी को अगर गुट में भी, एक इंडियन एक्ट्रेस है, बल्कि मैं उस दिन देख रहा था, अर्चना, जो बड़ी कॉमेडी शो भी करती है कपल के साथ, उस बेचारी को पिछले 15 सालों से या 12 सालों से एक चोट लगी हुई जिससे उसको CRPS है। ये जिंदगी में कभी दर्द ठीक नहीं होगी, उसके लिए पेन किलर्स खानी पड़ती। नाउ शी इज एडिक्टेड टू पेन किलर्स। अब जब तक वो नहीं खाएगी उसको सुकून नहीं आएगा। तो एक वजह ये होती है, एक वजह सिर्फ मजा होती है। अब जिस इंसान को प्रॉब्लम है
और वो जब पेन किलर खाएगा वो एडिक्ट नहीं होगा। ये भी समझने वाली बात है कि जिस इंसान को लेट्स सपोज इंसोम्निया है, नींद का मसला है, उसको आप नींद की मेडिकेशन देते हैं, वो कभी एडिक्टेड नहीं होगा नींद का, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन जिस इंसान को नींद का मसला नहीं है और उसको आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सेशन आप कहते हैं रिलैक्स हो जाओगे, ये गोली खा लो, वो एडिक्ट हो जाए। आज का बदतमीज बच्चा, आज का मुंह चलाने वाला बच्चा कल का नशई है, इस चीज को लिख ले। ये मत सोचे कि अगर मेरा बच्चा आज सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, चलो ये सिर्फ बदतमीजी करता है ना और कुछ नहीं करता, सिर्फ टाइम पास होने दें, वो बच्चा नशई है। ये साइंस कहती है। एडिक्टिव बिहेवियर्स, एडिक्टिव पैटर्न्स। एकदम बंदा हेरोइन पे नहीं जाता, पहले क्या करता है? जो बदतमीज होता है वो जल्दी नशे पे लगता है। वो ही नशे पे लगता है। जो बदतमीज होता है वो ही स्टार प्लेयर है, इसको समझने की बात। जो बदतमीज है वो ही स्टार प्लेयर है। जो एडिक्ट्स पे लगते हैं इनका आईक्यू बहुत हाई होता है। एडिक्ट्स का आईक्यू बहुत हाई होता है, ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, इनको मत समझें ये बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, हम ये ना समझें कि जो बच्चा लाइक है, पढ़ने में बड़ा तेज है, वो तो नशा कर ही नहीं सकता। वो ही करेगा सर, वो ही करेगा। मैं आपकी बात को दोबारा ये इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि जो बच्चा बहुत लाइक है, जो स्टडीज में बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जो एक शाइनिंग स्टार है, जब वो एक महफिल के अंदर जाता है तो 50 बच्चे बैठे हों, वो काउंट आउट हो जाता है। समझे यही बच्चा आगे जाके नशा करेगा अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया। अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया, माँ बाप पता क्या करते हैं? जो बच्चा शरारतें करता है, जो बच्चा इस तरह के काम करता है, उसको मारते हैं। हम कहते हैं ये स्टार प्लेयर है आपकी फैमिली का, इसका ख्याल रखो, इसकी ट्रेनिंग करो, इसको कुछ बनाओ। एक बच्चा जो चुप करके बैठा है, माँ कहती है मेरी तीते डॉक्टर बनेगी, वो बेचारी अपनी सोचों में बैठी है। नाउ शी इज अ साइकोलॉजिकल पेशेंट ऑलरेडी। बच्चों का काम चुप करके बैठना नहीं है, बच्चों का काम छलांगे मारना है, आपको डिस्टर्ब करना है, बच्चों का काम चीजें तोड़ना है। अगर कोई बच्चा ये काम नहीं कर रहा तो समझ लें उसको अभी से कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, शिज़ोअफेक्टिविटी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, कोई बच्चों में ज्यादा घुलते मिलते नहीं, अलग रहते हैं, शरारतें भी करते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन वो ग्राउंड में जाके नहीं खेलते, सिर्फ अपना मखसूस फर्ज करें एक बच्चा है, वो अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो वो लोकल स्कूल वाले बच्चों के साथ मिलना पसंद नहीं करता। ये प्रॉब्लमैटिक है, ये नॉर्मल है चीज? अच्छा, ये नॉर्मल है, ये लर्नड बिहेवियर, इसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये वही बात है कि एक जो हाई फाई बंदा होगा वो किसी मिडिल क्लास बंदे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को, ये भी एक डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन है, लेकिन इसको ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। इसका इतना मसला नहीं होता, ये समझाई जा सकती है चीज। ठीक है, हमने देखना है कि देखें, एक चीज होती है सोशल प्रॉब्लम, एक चीज होती है सोशल लॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें फर्क है। Social logical problem does not necessarily have a negative effect on the society, but a social problem will definitely have a negative effect on the society. जैसे मिसाल के तौर पे हम सिगरेट पीने को sociological problem कहते हैं, but it's actually a social problem. Depression is a social problem. ठीक है, इनके सोसाइटी के ऊपर प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। अब एक बच्चा अगर एक घर में, एक मोहल्ले में नशा करेगा ना, तो वो उस मोहल्ले के 50 से 60 बच्चों को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। और वो क्यों एक मिसाल देते हैं ना पंजाबी की, आपने भी सुनी होगी कि चरसी कदी ना मरसी, जदों भी मरसी 3-4 नाल लै के मरसी। ये जो पेंडू भी जो बात करते हैं ना, उनका मतलब ये होता है कि नशा करना नहीं है, फिर ये आगे लगाते हैं लोगों को। और बल्कि मेरी उस दिन हमारे जो ANF के हेड साहब, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी। ब्रिगेड से बड़े विजनरी आदमी है माशाल्लाह, वेरी वेरी, और इसके लिए काम भी बड़ा कर रहे हैं। तो हम उनको भी दावत देंगे कि अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजें या खुद आए हमारे पॉडकास्ट में, हम इस पे बात करेंगे जी। बिल्कुल। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा सर ये जो आइस के डीलर, उन्होंने एक बहुत बड़ा रैकेट क्रैक किया, ये जो जॉर्डन का था, ये डिफेंस में ना, इन्होंने बड़ा एक अन्नी मचाई हुई थी इन ड्रग्स वालों ने। उन्होंने उसको पकड़ा और सारा कुछ किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर ये डीलर्स कौन होते हैं? मेरा मतलब यही था कोई गरीब घर का होगा। कहते हैं यार ये जितने यूजर्स हैं ना, ये सभी डीलर्स, आइस का डीलर उसका यूजर ही है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि बच्चा एक स्कूल में जाता है, A लेवल में है, O लेवल में है, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूजुअली देखा गया कि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिनसे वालिदैन को, मतलब वो कहते हैं ना कि पता चल जाना चाहिए या पता लग जाना चाहिए कि अब बच्चा जो किसी गलत सोसाइटी की तरफ जा रहा है, तो हमें इसका ख्याल रखना है, विजिलेंट होना है। तो आप किस तरह बताएंगे थोड़ा सा, क्या क्या सिम्टम्स? जी, बड़ा ज़रूरी सवाल है आपका ये। देखिए, मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि सबसे पहले शेपरॉन नहीं करना, आपने विजिलेंस रखनी है। विजिलेंस का मतलब है, वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख। ठीक है। अच्छा, शेर की आंख का देखने का मतलब वो एक ही जगह बैठा होता है और वो ऑब्जर्व करता है। उसी तरीके से मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप ऑब्जर्व किया करें, अपने बच्चों की बिहेवियर्स पे नजर रखें। बिहेवियर्स एक ऐसी चीज़ है जो डिपिक्ट करेंगे कि ये एडिक्शन में है या नहीं।
अब मिसाल के तौर पे अगर उसकी हाइजीन, पहले वो बच्चा बहुत अच्छा रहता था, अब उसकी हाइजीन साफ सुथरा नहीं रहता हो, एक ये बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिटीरिएट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिटीरिएट, कम खाना शुरू कर देते हैं और टिपिकल चीज़ें खाना शुरू करते हैं जिसमें हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर कंटेंट बहुत होता है। तीसरी चीज़ जो उनको मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों में देखें, वो ये देखें कि पहले इनके ग्रेड्स क्या थे और अब इनके ग्रेड्स क्या हैं। चौथी चीज़ मैं उनको कहता हूँ, जो चौथा रेड फ्लैग है वो फ्रेंड्स है। देखें, एक बच्चे की शक्ल देख के फौरन, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे याद है मेरे काफ़ी, अब आपके भी जैसे बड़े दोस्त होंगे, तो हमारे उस वक्त जब घर में दोस्त आते थे ना, तो हमारी फैमिली की तरफ से पूरी कमेंट्री आती, बिल्कुल, ये फलां बंदा, इसका बाप क्या करता है, इसका भाई क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर एक अपनी जजमेंट भी आती थी कि शक्ल से ऐसे लग रहा है जैसे, मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त बाली पहन के आता था, मेरे वाले साहब ने कहा यार ये मुझे खटकता है। मैं कहा जी सिर्फ बाली की वजह से कहते हैं, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि सिर्फ बाली का मतलब क्या है। बाली रिबेलियसनेस है, ठीक है, ये मर्दों का काम नहीं है। तो जो भी कर रहा है, या तो अगर तो रिलीजियस के लिए कर रहा है तो फिर डायमंड क्यों पहना हुआ है, अगर तो रिलीजियस पर्पस है तो फिर तागा डाल लो ना, जैसे वो डालते हैं। और अगर आपका रिलीजियस पर्पस नहीं, आपने डायमंड डाल के आप कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस पर्पस के लिए कान छिदवाया हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इसकी बाकी अदात भी इसी के साथ सिंक्रोनाइज होंगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये पैटर्न्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं, और फिर कुछ उसके साथ क्लिंगिंग हैबिट्स होती हैं, और फिर कुछ कीस्टोन हैबिट्स होती हैं। कीस्टोन हैबिट्स क्या हैं? जिससे हमारा पैराडाइम का मतलब होता है सेट ऑफ मेगा बिलीव्स, कि हम जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं, हमारा पैराडाइम तो मुसलमानों वाला है। तो हमने हर चीज में देखनी है कि यार इसमें गुनाह तो नहीं होगा, इसमें हराम और हलाल का आंसर होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। ये हमारी पैराडाइम है। जो जेन जी की पैराडाइम है वो बहुत डिफरेंट है। वो आजकल ऐसी पैराडाइम है कि एक 14 साल का बच्चा अपनी माँ को आके कहता है कि जी मैं LGBTQ का हिस्सा हूं, मेरी प्रेफरेंस लड़की यानी मेरी प्रेफरेंस लड़के हैं, डील विद इट। अब वो ये माँ बाप को कह के चला गया। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, आपको गरीब गुरबा की नहीं कर रहा। और वो इन्फ्लुएंशियल लोग ये कह रहे हैं कि यार मैं पूरा शहर खरीद के दे सकता हूं इसको, लेकिन ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो मैं उनको कहता हूं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल नहीं है, इसको समझें। ये प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन। इवन एडिक्शन की भी जब हम बात करते हैं ना, एडिक्शन बेसिकली साइको, बायोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। बट ये जो मसला है, जो साइकोलॉजी है, इंसान वट एवर यू डू इन लाइफ, आप अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं, 80% साइकोलॉजी है, 20% मैकेनिक्स है। हम फोकस मैकेनिक्स पे कर रहे होते हैं, मसला साइकोलॉजी में होता है। अच्छा, तो हम उनको ये कहते हैं कि इनकी साइकोलॉजी चेंज करें, और कई सूरतों में उनको मेडिकेट भी करना पड़ता है, कई सूरतों में उनको मेडिकेशन देनी पड़ती है। अच्छा, ये हो गया। और फिर या बच्चे, आपको आप अभी बात कर रहे थे कि अगर बच्चा बिल्कुल कमरे में तरह बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल क्या है जो सोसाइटी में जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, कि बहुत ज्यादा मिलना भी लोगों से नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा ना मिलना भी नहीं है। तो जो बच्चा सोशल आइसोलेशन में है, इस पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जब भी किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ते हैं, तो सबसे पहले वो रिश्ता और आई कनेक्शन अपने माँ बाप से कट ऑफ करते हैं। सिर्फ सलाम दुआ तक रखते हैं, सलाम करके कमरे में, सलाम करके बाहर, और कई सूरतों में तो ये भी नहीं करते। रातों को लेट घर आ रहे हैं, रेड फ्लैग है। अगर माँ बाप के साथ बैठ के उस तरह से बात नहीं करें, एटलीस्ट एन आवर एंड हाफ एवरी डे, जब वो घर आते हैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस चीजें नहीं करते, ये रेड फ्लैग है। उसके बाद आपने देखना है कि उनकी हाइजीन के साथ साथ उनकी आई कलर क्या है, कि आपने ये भी देखना है कि अगर हर वक्त लाली उनकी आंखों में आई हुई है तो कोई ना कोई मसला है। फिर आपने साथ साथ ये देखना है कि अगर वो चाबियां यूज करते हैं तो उनकी कोई चाबी काली तो नहीं हुई, ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिर आपने उनकी नेल हेल्थ देखनी है, नेल हेल्थ से भी आपको पता चलता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और फिर आपने उनका टेम्परामेंट देखना है, कि आपने देखना है कि क्या छोटी छोटी बातों पे एजिटेटेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है। जाहिर बात है, ना तो उसका कोई बिजनेस है, ना तो उसका कोई दफ्तर है, ना तो कोई ऐसी चीज है जिससे वो एजिटेटेड हो। स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, अच्छा खाना आपको मिल रहा है, मर्सिडीज गाड़ी में आप जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा ब्रांड पहन रहे हैं, दुनिया जान का अयाशी आसाइश आपके पास है, फिर तो किसी चीज की टेंशन। तो ऐसी सूरत में अगर टेंशन हो तो इसको हम रेड फ्लैग कहते हैं। और जब पेरेंट्स को ये पता लग जाता है, मिसाल के तौर पर, अब देखिए एक तो ये हो गया ना, पेरेंट्स को पता किस तरह लगे। अब पेरेंट्स को पता लग गया मेरा बेटा किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, तो ऐसी सूरत में उनको कहता हूं 2 काम नहीं करने, जो कि हम सबसे पहले करते हैं जी, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग। ऐसी सूरत में 80% to 90% फैमिलीज क्या करती हैं, वो गालम गलोच, लान तान और इवन मार पे भी रिजॉर्ट करते हैं कि तू नशा करना है। अब वो इसको समझ रहे होते हैं डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर।
हम उनको समझाते हैं कि भाई ये डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर नहीं है, ये एक इलनेस है, ये एक बीमारी है, इसको ठीक कराओ, ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो कहते हैं नहीं जी, ਇਹਦਾ किरदार खराब है, साडे ते खानदान च किसी ने नशा नहीं ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। फिर मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि आपको पता है गुस्सा करना भी नशा है, क्योंकि इससे मजा आता है। आप जब किसी को गुस्सा करते हैं और आपका वो काम, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, आपके सामने किसी ने गाड़ी लगा दी है, अब आप नईम साहब हैं, ठीक है, यूर अ फेमस जर्नलिस्ट, आप बाहर निकलते हैं, हम तुसी क्या है कि गड्डी ते तू ही टाएगा, क्योंकि मैं टाइप में, ये मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। हो सकता है आप आज ही में कहें कि अच्छा यार तू लंघ जा, साड़ी क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं गाड़ी तू हटाएगा। अब वो जो गुस्सा है ना, उसमें से जो गाड़ी हटाएगा ना, जो दूसरा बंदा है ना, उसके अंदर जो खुशी होगी ना उस चीज की, वो ऐसे होगा कि जैसे उसने किसी को टाली है, कोई इलेक्शन जीत लिया। हाँ ठीक है, ठीक है जी। मैं और फिर वो लेफ्ट राइट देखेगा, लोगों को बताएगा कि देख लो मैं हटाता है, और वो चला जाएगा। अच्छा, हालांकि इंसानियत जिसने दिखाई है वो इंसान है जिसने गाड़ी पीछे की, लेकिन हम रिवॉर्ड किसको करते हैं? जिसने गुस्सा। तो हम अनफॉर्चुनेटली वो बिहेवियर्स रिवॉर्ड कर रहे होते हैं जो हम अपने आप और अपने बच्चों में इंस्टिल ही नहीं करना चाहते। अब ये जितने बिहेवियर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो पता लग गया तो माँ बाप गालम गलोच पे आते हैं या बहुत ही प्यार मोहब्बत के रवैये पे आ जाते हैं। हाँ ठीक है। वो कहते हैं अच्छा तू नशा कर रहा है, तो ऐसी फैमिलीज मेरे पास आई हैं जो कहती हैं बेटा आप इसकी हीरोइन छुड़वा दो, चर्च ये बेशक पीता रहे, मुझे कोई मसला नहीं। तो मैं उसकी माँ की शक्ल देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अच्छा जी चर्च पीता रहे और मैं हीरोइन छुड़वा दूँ, तो यानी कि नशा तो ना छुड़वाया फिर मैंने, नशा तो वो कर रहा है, तो नहीं अब आप वो भी छुड़वा दोगे तो ये क्या करेगा? अब ये माँ सोच रही है। तो आप सोचे कि साइकोलॉजी थिंकिंग किसकी बीमार है? पेरेंट्स की। ठीक है, अगर बच्चा नशा करता है, अगर बच्चा अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम करता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 100% रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। अब वो ये कॉन्शियस लेवल पे हो या अनकॉन्शियस लेवल पे हो, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। 90% पेरेंट्स को नहीं पता होता, हम गलती कर रहे होते हैं ना जाने। अच्छा इसमें एक चीज ये भी होता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स लव में यार कुछ खा ली तो वो उसका नशा ले, अगर वो कह लेना कि एक बड़ा सेट फार्मूला हो कि इतने पैसे देने, इतना ये आपके लिए है, तो ज्यादा पैसे भी इसकी वजह बनते हैं। सर इनेबलिंग में सबसे पहली चीज आती पैसे। इनेबलिंग का मतलब है किसी का वो काम उसको करके दे देना। अब यहाँ पे बच्चे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा आएगा अभी 7th स्टैंडर्ड में है, वो बाप को उसने आके कहा, मैं आपको अपनी फैमिली की मिसाल दे रहा हूँ, तो उसने अपने वाले साहब को आके कहा कि अबू मुझे लैपटॉप चाहिए। वो बच्चों को ना वो रिटर्न असाइनमेंट्स नहीं देते, वो कहते हैं कि आप लैपटॉप ले लो सो दैट यू कैन ब्रिंग इट टू स्कूल, उसी पे टाइप करो, टाइपिंग आपकी बने। बाप ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कौन सा चाहिए? अब फादर फोन के ऊपर एप्पल के लैपटॉप्स खोल के बैठ गया जो 15-15 लाख 18-18 लाख के लैपटॉप्स हैं। मैं आपको हाई एंड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नहीं। मैंने कहा भजन इसकी अभी इसको जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा आर्टिस्टिक, जिसने आर्ट करना हो, जिसने कोई डिजाइनिंग करनी हो, ये उनके लिए मैकिंटॉश। तुसी इत्थे कित्थे जा रहे हो, तुसी इधर आओ, इसको HP का ले दो या लाख 1.5 लाख वाला काम चल जाएगा। अच्छा वो आगे से कहते हैं कि ये HP यूज करेगा, HP यूज करेगा। तो मैं कहा जी HP में क्या है, HP में क्या है, इसको ग्राफिक कार्ड वाला क्यों चाहिए? हाँ, HP में क्या है? अच्छा उनके लिए ये है कि नहीं ये बेस्ट चीज यूज करे, इसके कजन यूज करते हैं एप्पल का, तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। मैंने कहा जी यही चीजें खराब करेंगी इसको। अच्छा वैसे ये जो बात होती है, इसी से एक सवाल है, वाकई कॉम्प्लेक्स होता है कि एक बच्चे का कज़न है या एक बच्चे का उसकी खाला का बेटा, उसकी फूफो का बेटा या उसके मामू का बेटा, वो गाड़ी में जा रहे हैं तो हम बस में इसलिए नहीं भेजते कि ये वो कॉम्प्लेक्स फील ना करे। पेरेंट्स ये सोचते हैं, ऐसा होता है? ये एक्चुअली पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्स सोचा है तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है उनकी वजह से। पहले बच्चों को कुछ नहीं पता होता। जब पेरेंट्स कहेंगे ना कि नहीं नहीं वो फलाने में तो इसके चाचे के बेटे गाड़ी में जा रहे हैं, ये भी गाड़ी में जाएगा, वहां से बच्चा सीख जाता है अच्छा तो मैंने अब इस तरह से कंपेयर करना है। जहाँ पे वो दोनों कजन्स पहले बड़े प्यार से खेल रहे थे, अब उनमें डिफरेंस आ जाएगा, अब वो एक दूसरे में कम्पीट करेंगे, फिर वो कपड़ों में, फिर वो घड़ियों में, फिर वो जूतों में, फिर वो गाड़ियों में, फिर वो बीवियों में, फिर वो घरों में, जमीनों में, और फिर वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे कि चल ए भी हुन मैनू दे। सो पॉइंट क्या है, हम अपने बच्चों को खुद जालिम होना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को अनकॉन्शियस लेवल पे खुद नशई होना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को इनेबल करते हैं। अच्छा इसको नशा लग गया है, इसको ये चीज ले दो, इसको ये ले दो, इसका दिल लग जाए। मैं उनको कहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चे को कोई गिफ्ट भी देना है ना, तो प्लीज उसको किसी चीज के एवज में दें। उसको बोलो मैं कहा तुहाडा बहुत दिल कर रहा है ना उन्होंने सोने का लैपटॉप लैके देनू, ओके लैके रख लो, बट यहाँ तो वो टॉप करके आया तो उसको बोलो कि बेटा दिस इज व्हाट यू डिजर्व, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो आपका बेटा है और आपके पास करोड़ों रुपया तो तुसी कहते हो लखां दा अगर मैं लैपटॉप लै भी दिता तो नथिंग्स गोना हैपन। ये सारी काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हैं, माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा असल फर्क पड़ता है पेरेंट्स के। एब्सोल्युटली यानी देखिए उसने कपड़े पाए तो ये भी असी इनू भी पाने ने,
नहीं होएगा कि मतलब हो सकता है वो 2 रुपए वाले कपड़ों में या मतलब 200 रुपए वाली शर्ट में खुश हो, लेकिन पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्स होता है कि मैंने इसको 5,000 की ली। आप यकीन, बच्चे को तो नहीं पता ये 200 की है, ये 500। बच्चे को सिखा रहे होते हैं, हाँ, खुद सिखाते हैं, ब्रांड सिखाते हैं फादर्स बच्चे को कि ये ब्रांड है, तुम देखना उसने ये ब्रांड पहना है, देखो जो मैंने तुम्हें लेके दिया है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मेरे फादर भी बचपन में मुझे यही कहते थे, मैंने तुम्हें अपने कजन से बहुत बेहतर रखा है। अब ये पुरानी तरीके हैं जिससे बच्चे पहले होते नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं है जिनको ये जेन जी है, इनको समझे, वो जेन बी है, जनरेशन ऑफ बूमर्स है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी जनरेशन, अच्छा जो पेरेंट्स, सॉरी मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो चूंकि बात हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, या बच्चे वो कह लें ना कॉन्फिडेंट नहीं रहते। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ऐसे होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से? हो सकता है कि बच्चे कहते हैं अगर इनको गाड़ी में ना भेजा तो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा। अगर इसको हमने अच्छी शर्ट ना देगी, जूते स्केचर के ना लेके दिए या किसी बड़े ब्रांड के ना लेके दिए, तो ये भाई जी इसका तो ये कॉन्फिडेंस इसका खत्म हो जाएगा। ऐसे होता है कॉन्फिडेंस शैटर। बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा। देखें, कॉन्फिडेंस पहले तो हमें समझनी चाहिए कॉन्फिडेंस है क्या। अक्सर लोग आएंगे मुझे कहेंगे जी मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा कर दे। मैं उनसे कहता हूँ किस चीज़ का? तो फिर मेरी शक्ल देखना शुरू कर देते, ताकि जी ये भी कर ले, ये भी कर ले। मैं कहा वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एबिलिटी है। आप कॉन्फिडेंस की बात करें। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है नोइंग योर सब्जेक्ट वेल, सिंपल। अगर आप लेट्स सपोज आप जर्नलिस्ट हैं और आपके पास हालाते हाजिरा की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप कोई न्यूज कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिल्कुल। आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप 110% श्योर हैं कि आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है और वो सिर्फ आपके पास ही है और वो 2000% करेक्ट है, टाइमली है, न्यू है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज स्टैंडर्ड्स, क्या आप वो कॉन्फिडेंटली देंगे? जाहिर है। ये है कॉन्फिडेंस। अगर आपने बच्चे को कॉन्फिडेंट करवाना है, उसको किसी चीज में मास्टर करवा दो, गिटारिस्ट बना दो, सिंगर बना दो, स्पोर्ट्समैन बना दो, फाइटर बना दो, पढ़ाई लिखाई में कुछ बना दो, डिबेटर बना दो, देन यू विल सी कॉन्फिडेंस। एक बच्चा आ रहा है और वो स्कूल जा रहा है कि मैं अपने माँ बाप को खुश करने जा रहा हूं, और वापस आ रहा है, वापस आके उसका पता ही कोई नहीं। अब इसमें आप क्या कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे? ये बच्चे में तो ऑलरेडी रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि वो यूटिलाइज कर रहा है बाहर। हाँ ठीक है। तो ज्यादातर माँ बापों को आखिर में पता चलता है कि उनके बच्चों के साथ क्या मसला हो गया, दुनिया को पहले पता लगता है। अच्छा एक और चीज, जो पेरेंट्स गलतियां कर रहे हैं, हर काम पे बच्चे को टोक रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। इवन बच्चा 14-15 साल का भी हो गया तो उसने पूछना है पानी पी लूं, उसने पूछना है मैं बाहर चला जाऊं, ये दरवाजा खोल दूं, ये कर दूं, वॉशरूम चला जाऊं, मैं जा रहा हूं, इजाजत लेके। तो ये गलती पेरेंट्स की होती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किए होते। मेरे घर में एक स्टैंडर्ड सेट था जो मुझे पता था। आई वाज द ओनली सन, मेरी कोई बहन नहीं था, कोई भाई नहीं था। तो मेरी वालदा वो अक्सर एक मुझे बात कहा करती थी कि बेटा जिदा एक होंदा ना वो कहानी होंदी, तो कहानी बड़ी ध्यान करती है अपने बच्चे का। तो मेरी वालदा ने कहा था कि 9:30 इज योर लिमिट। हालांकि तब भी सर टाइम लड़कों का मजा फन शुरू ही 9:30 बजे होता। तो मुझे ऑर्डर था कि 9:30 बजे यू शुड बी इन द हाउस। अगर तुम 9:30 बजे नहीं आओगे देन यू विल स्टे आउट। और मैं आपको हल्फन आज इधर बैठ के बता रहा हूं कि मैंने कई रातें अपनी गाड़ी की डिक्की पे, अपने ग्राउंड में, इवन के मेरे बाहर कुत्तों के शेड्स बने हुए थे, जब बारिश हुई थी उसके अंदर सो के गुजारी। और सुबह 6 बजे 7 बजे मैं वहां से फिर फिरदौस मार्केट गया और उधार नाश्ता किया क्योंकि पैसे नहीं थे। मैं मदर मेड टू पॉइंट कि उन्हें अंदर नहीं आए। तो ये सेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी खराब करती है बच्चों? नहीं, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। देखिए, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये और चीज है। ये एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये इस तरह कि आप छोटी छोटी चीजों पे रोकना टोकना शुरू कर देते हैं। ये वही मैंने बात की ना कि जब आपने स्टैंडर्ड्स नहीं ना घर के बनाए होंगे तो बच्चों को आप खुद ही रोकेंगे। इससे बेहतर ये है कि प्रोएक्टिव मेजर ये है कि आप घर के स्टैंडर्ड्स बनाएं। स्टैंडर्ड्स क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल्स है, ठीक है, उन रूल्स को फॉलो होना चाहिए। उन रूल्स में से लेट्स सपोज 10 रूल्स हैं, एक रूल भी अगर फॉलो नहीं हो रहा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये प्रोसेस होगा तो फिर वो नहीं होती कि हर 2 मिनट बाद रोको। पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करना नहीं आता। ये माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों के साथ, बच्चों की भी 2 किस्म की थिंकिंग्स होती है। देखें, एक 7 साल की उम्र तक कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, 7 साल के बाद एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम टीनेज कहते हैं। और जब 7 साल क्रॉस करता है ना बच्चा, तो ज्यादातर कॉन्फ्रंटेशन, ज्यादातर कम्युनिकेशन जो माँ बाप और बच्चों की होती है ना, वो क्रूशल ही होती है। हाँ ठीक है, रौला होता है। अच्छा, बाप ने यहाँ डांटना होता है, यहाँ समझाना होता है, पढ़ना है तुमने, बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, तुमने ये करना है, डिसेंट रहना है, बच्ची को बताना है कि आदाब क्या है, बच्चे को अलग। अब माँ बाप को क्रूशल कॉन्वर्सेशन आती नहीं है, तो तुसी की सिखाओगे उन्होंने?
तो फिर क्या होगा, फिर आप डांट देते हैं। जब आप बच्चे को डांटते हैं और झड़पते हैं ना, बच्चा कहता है या मूड दिखाते हैं बस। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने स्मोकिंग करते बच्चे को पकड़ लिया, तुझे मार मार थप्पड़ होता, मुंह लाल करता है, वो बच्चा कहेगा अच्छा अबू नेक्स्ट टाइम पीऊंगा तो सही, लेकिन ताटे सामने नहीं, तानों नहीं पता लगेगा, वो स्मार्ट हो जाएगा, वो अपनी स्किल डेवलप कर ले। वहीं पे जब बाप अगर सिगरेट उसे पकड़ता है और वहां बैठ के उससे निगोशिएट करे और उसको कहे, और आई वर्सेस यू लैंग्वेज, जो भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो आई लैंग्वेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यू लैंग्वेज है ना, ये लड़ाई है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लेट आया हूं तो आप मुझे कहते हैं सर आप लेट आए हैं, यू लैंग्वेज होगी, आप लेट आए हैं, यू आर लेट। तो मैं आपको कहूंगा कि आर यू ऑन टाइम ऑलवेज, तो फौरन आ गया। अच्छा, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर आप 2 मिनट पहले आ जाते ना, हमारा काम हो तो मैं लेट्स डू इट एनीवेज, फिर भी तुझे मैंने दसता कि मैं लेट ही यू नो, बट उससे मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आई वर्सेस यू लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ जब भी बात करें तो बच्चों को ये ना कहे तुमने ये किया, तुमने खराबी की, तुम नहीं पढ़ते, तुम नशई हो, तुम। आप उनसे कहें कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा ये करता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या जिंदगी में हासिल किया इस एज में, मेरा बेटा इस एज में क्या हासिल करके बैठा है। तो आई लैंग्वेज बड़ा असर डालती है, बच्चों के अंदर तक जाती है। यू लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती। ब्रेन डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू रजिस्टर नो। जब आप किसी को कहते हैं ना ए कम नहीं करना, और नहीं उन्हें समझ आती, बाकी सब समझ आती है, ए कम करना वो फिर करेगा। सो हमारा ब्रेन जो है ये बड़ा बड़ा ट्रिकी है। मैं आपको बताऊं, एनिमल्स को भी आप मार के नहीं सिखा सकते। जब आप किसी को मारते हैं आप फियर इंस्टिल करते हैं, और फियर का मतलब क्या होता है, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग टू बी रियल, यानी कि जो चीज असली नहीं है उससे डरना आप सिखा रहे हैं। ये फिर डर क्या पैदा करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये सारी चीजें। तो एट द एंड ऑफ द डे पनिशमेंट भी अगर आपने देनी है वो डिसेंट होनी चाहिए। डिसेंट पनिशमेंट क्या होती है, और रिवॉर्ड भी आपका नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। ठीक है। जो मुझे शील्ड मिली थी ना 3 साल की उम्र में, वो आज भी मैंने संभाली हुई है, मिसाल दे रहा हूँ। या 10 साल की उम्र में जो शील्ड मिली थी, वो कप्स मिले थे, मैंने आज भी संभाले हुए। लेकिन जो अब्बू ने मुझे घड़ी दी थी, जो बर्गर्स खिलाए थे, जो पैसे थे, उन्हें तो पता ही नहीं। सो ये जो रिवॉर्ड होता है ये मेजरेबल, ऑब्टेनेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए, और आपको याद, और ये पेरिशेबल नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको ये कहता हूं कि अपने बच्चे को नया सेलफोन एज रिवॉर्ड, ये गैजेट है, सेलफोन एज रिवॉर्ड नहीं देना। रिवॉर्ड आपने बच्चे रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ब्रेसलेट हो जाएगा, कोई घड़ी, कोई टाइमलेस चीजें होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पास रखें, दे गेन वैल्यू ओवर टाइम। बिल्कुल ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम इन चीजों के साथ एडिक्शंस बच्चों को दे देते हैं। और जब ये बात आती है, आज बहुत अच्छा, आज चले खाना खिलाते हैं आपको, ये भी आ गई। सबसे बड़ी चीज तो ये थी, आज बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, 10-20 हजार का खाना खिला देंगे बस। और दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन इज फूड एडिक्शन। दुनिया को ये पता ही नहीं है, इसमें टोटल एब्स्टिनेंस नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है लव एडिक्शन, तीसरे नंबर पे आती है मनी एडिक्शन, फिर किधरे चार से हेरोइन और ये जाके आती है। तो हम लव एडिक्शन के बारे में मैं ये कहता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को, मैं क्या कहता हूं, ये बड़े गुरुज कहते हैं कि वी किल पीपल दैट वी लव। असि उन्होंने खुआ मार देने हैं, क्योंकि खिलाने से ज्यादा बीमारियां आप किसी चीज में और नहीं है। एक नशा करने वाला इंसान एक हेरोइन पीता है ना, वो 1 या 2 बीमारियों से मरेगा। एक देसी घी खाने वाला इंसान 3500 बीमारियों से मरेगा। समझने वाली बात है। देसी घी से मराद सर, देसी घी जो हम देसी घी खाते हैं, डॉक्टर तो कुछ कहते हैं खाना चाहिए सर। डॉक्टर्स जितनी मिकदार कहते हैं ना, उतनी मिकदार में तो दाढ़ नहीं गीली होती सर यहाँ पे किसी की। यकीन माने, जब तक पराठे से घी नुचड़ ना हो तो लोगों को समझ नहीं आती कि ये घी में बना है कि नहीं। सो हमारे मसले हैं। ठीक है। मैं क्यों हमेशा कहता हूं, बात कर रहे थे फूड एडिक्शन की। जी, मैं क्यों कहता हूं कि यूज, मिसयूज और अब्यूज में बहुत थोड़ा फर्क है, हमें पता भी नहीं चलता। तो उसी तरीके से जो फूड एडिक्शन है, इसमें टोटल एब्स्टिनेंस नहीं है, 3 दफा आपने खाना ही खाना है, अब उसको भी रोकना है। ठीक है, उसके अंदर टोटल एब्स्टिनेंस होती है। जब कोई नशा आता है तो हम कहते हैं जी आज अभी से सब कुछ छोड़ दिया तुमने, आप कुछ नहीं कर रहे, इधर आ जाओ। लेकिन फूड वो नहीं छोड़ सकते। फिर लव के बारे में कहते हैं लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपकी एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाती है। आप कभी नोट कर लें, आपका बच्चा गया होगा बाहर, आपको एमी धड़का लगाओ, यार लेट होगी, 10 बज गए, आया कोई नहीं, 11 बज गए। अब ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये कोडिपेंडेंस है, माँ का भी यही इशू होता है। तो लव इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। मैं उनको कहता हूं कि लव और मेडिसिन डोजेस में देनी चाहिए। नहीं, जो अल्लाह से मोहब्बत है वो भी अच्छी है। देखिए, वो लव नहीं है, वो इश्क है, वो दैट्स समथिंग एल्स। वो एक आप समझ लें, वो एक कुर्बत है, दैट इज प्रोपेंक्विटी, वी आर पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये जो लव होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे आप मजाजी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट, मोहब्बत ये इधर उधर की मोहब्बतों की बात, इंसानों से मोहब्बत की बात, इंसानों की। अब ये शराब पीने वाला भी है, ये लव अफेयर विद द अल्कोहल है। ये किताब है, कभी आप पढ़ें, माय लव अफेयर विद द अल्कोहल। लोग नशों से बातें करते हैं। मैंने लोगों को गिलासों से बातें करते देखा। मेरे पास एक पेशेंट थे,
अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, अब वो वफात पा अच्छा, गए। आजकल मैं इस पे आऊंगा, मेरे जहन में फिर निकल ना जाए, बात नशे की चुके हो रही है, तो वो बच्चों को स्कूल्स में आजकल जो बड़े मॉडर्न स्कूल्स हैं उनको कैंडीज शैंडीज भी दे रहे हैं, क्या उस तरह के कोई नशे भी चल रहे हैं? आपके इल्म में कोई इस तरह की बात है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्कूल्स और छोटी उम्र के बच्चों को अब टारगेट उन्होंने करना शुरू किया ना, ये कैंडी ड्रग्स में एक स्ट्रॉबेरी कैंडी के नाम से एक ड्रग आई थी, जिसके अंदर वो बाहर खड़े हो जाते थे, जैसे सिट्टे बेचने वाले लोग होते हैं, उसमें वो ठेला लगा के खड़े हो जाते थे, बच्चों को सस्ती कैंडीज देते थे, और उन कैंडी से बच्चों के रवैये बड़े खराब हो रहे थे। और ये एक लेटेस्ट ड्रग आई है जिसका हमें पता है, इससे पहले क्रोकोडाइल का पता लगा था कि वो पाकिस्तान में, ये भी लेटेस्ट है। बट उनको भी पता है कि बच्चों को जिस चीज से मजा आएगा, मीठा, मीठा क्यों हम कहते हैं कि ड्रग है सबसे बड़ा, अभी मैं आपसे वही बात कर रहा था कि क्यों हम कहते हैं फूड इज द बिगेस्ट ड्रग, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट हो गए, मीठा हो गया, ये सब कुछ फूड आइटम्स में ही आते हैं। ठीक है। और अगर आप वाइट, वो कहते हैं कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स है वो अपनी खुराक मांग रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना, मुझे आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे क्रेविंग हो रही है मीठे की, तो भाईजान कैंसर सेल्स कह रहे हैं कि ले आओ ताकि कैंसर बने आपकी बॉडी में। लाइकवाइज फ्राइड फूड के साथ है, फ्राइड फूड की क्रेविंग्स होती है। ये जो क्रेविंग्स होती है ना, ये बेसिकली हमारे अंदर से हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अपनी खुराक, कुछ बीमारियां अपनी खुराक मांग रही होती हैं, हम जितना उनको देते हैं उतना उसका नुकसान होता है। अब जब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे कि अगर एक, अभी ड्रग की बात कर रहे थे कि ड्रग ऑफ चॉइस से भी फर्क नहीं पड़ता कि ये सिर्फ सिगरेट पी रहा है, या ये सिर्फ शराब पी रहा है, या ये सिर्फ चर्च पी रहा है, ये सिर्फ हेरोइन पी रहा है, नहीं, ट्रीटमेंट सबका एक ही है, सबका एक है। सारी ड्रग्स छुट जाती हैं, सबसे मुश्किल सिगरेट है, जिसका लोग नुकसान समझते ही नहीं है, क्योंकि ये तो चलो ऐसे सिर्फ सिगरेट ही पीता है, बट सिगरेट इज द पेरेंट ड्रग। सो इवेंचुअली नईम साहब, जो बात मैं आपके तवज्जुह से लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ फिनोमेना पे मत फोकस करें, फोकस अराउंड द फिनोमेना एज वेल। आग तो यहां पे लगी हुई, भी लगी क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? लोग साइकोलॉजी को बिल्कुल नोटिस नहीं करते। अब थोड़ी बहुत बात होनी शुरू हो गई है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है कि ये जो बच्चा कर रहा है ये इसके दिमाग के साथ मसला। और एक और बड़ी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो आपका माइंड है वो आपके ब्रेन में है, ऐसे ही है ना जी। लोग ये समझते दिमाग किधर है, इधर है जी, ठीक है। अब ब्रेन और माइंड ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आपका ब्रेन आपके सर के पीछे, आपका माइंड आपकी बॉडी में है, आपके हाथों में है, आपकी टांगों में है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में है, इट्स नॉट इन योर ब्रेन। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग प्रॉब्लम ऑफ द माइंड को डॉक्टर ऑफ द ब्रेन के पास ले जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का हुआ है तो तुसी हार्डवेयर वाले बंदे को चले गो यार नु वेखी, वो क्या करेगा, वो तो पेज पूछ डाल के खोल देगा। वो कहेगा सर की चेंज करना, तुसी कहोगे यार चेंज कुछ नहीं करना, ऑन नहीं हो रहा, एंड देन ही विल हैव टू गो एंड लुक एट द सॉफ्टवेयर। सो इस चीज का समझना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि साइकाइट्रिस्ट की एज सच ड्रग एडिक्शन डोमेन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट की मिसाल के तौर पे कि एक हड्डी का डॉक्टर है, अब आप उसके पास दिल का मसला लेके चले जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, जैसे में आजकल एक और भी बड़ा मसला आया हुआ है, हमने मुख्तलिफ खबरें देखी कि खुदकशी का रुझान बहुत है, सुसाइड बहुत कर रहे हैं। अभी एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर साहब, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर एक होनहार बंदा बनता है, डॉक्टर जाके वो बड़ा लाइक फाइक होता है, कंपटीशन से वो निकल के आता है, एफएससी करता है, लेकिन वो जब खबर आती है कि उसने खुदकशी कर ली तो थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी एक बच्ची ने छलांग लगा दी, ये वाक़यात होते रहते हैं। तो ऐसा क्या आपके बच्चों के जहनों में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे वो, या हम अगर इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपैंड करूं तो सिविल सर्विसेज के बहुत सारे लोग, उन्होंने भी खुदकशियां की, आपने देखी हैं, एसपी, कोई डीसी, ये भी वो लोग होते हैं जो कंपटीशन से निकल के आगे आते हैं। उन चंद हज़ार लोगों में से होते हैं जो बहुत लाइक फाइक होते हैं, फिर वो खुदकशी क्यों कर लेते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जी, खुशी का पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि सुसाइड इज बेसिकली द केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन। ये केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिदा हो गया उन्हें कर ले, ठीक है। अब केमिकल इम्बैलेंस आपने समझना है एक स्टीरियो सिस्टम के इक्वलाइजर की तरह, कि बेस, ट्रेबल, छनकार, ये सब चल रही है ना, ऐसे ऐसे चल रही होती है। उसी तरह हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स चल रहे होते हैं। हमारी बॉडी में तो हज़ारों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन हमारे दिमाग में तकरीबन 17 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, 17 केमिकल है, जो कि आपस में मल्टीप्लाई करके 256 मूड्स बनाते हैं, 250 मूड्स बनाते हैं, जिसमें खुशी, गमी, 17 केमिकल्स हैं, 250 मूड्स बनाते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में जैसे, और इन 17 केमिकल्स में जो खुशी के केमिकल हैं वो सिर्फ 4 है। अच्छा, जैसे डोपामीन वगैरह, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये 4 है, या इन कैफलिन्स भी आप बीच में डालें। जो सैडनेस के और गुस्से के केमिकल हैं वो सिर्फ 2 है,
ठीक है। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन गुस्से का केमिकल है। उसी तरीके से जो एंग्जाइटी का केमिकल है वो एड्रेनलिन है, और जो सैडनेस का केमिकल है वो कोर्टिसोल है। नाउ अब ये समझने के बाद हम आते हैं इस बात पे कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि एदनाल ये हुआ तो इसने खुदकुशी कर ली, उस बच्ची को मार्क्स नहीं मिले तो उसने खुदकुशी कर ली, उसकी बात नहीं मानी की तो खुदकुशी कर ली। ये वजह उसके लड़के ने उसके धोखा दे दिया, उसका बॉयफ्रेंड, उसने खुदकुशी कर ली। वजह ये नहीं है। वजह उनकी होती है दिमागी तवाज़ुन। समझने की बात है। गुर्बत तो सर मेरे पे भी आई है, आप पे भी आई होगी। बुरा बुरा टाइम हम सब ने देखा कि हम सब ने खुदकुशी की है। हाँ, नहीं। अच्छा, उसके बाद सर गर्लफ्रेंड आपकी भी छोड़ के गई होगी, गर्लफ्रेंड मेरी भी जिंदगी में छोड़ के गई होगी, गई है, तो क्या मैंने भी खुदकुशी कर ली? नहीं। कई लोगों की तलाक़ी होती है वो खुदकुशी कर ली। मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। ये अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है आपका। अच्छा, बट मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये बेसिकली कुछ हम लोग जब हायरिंग करते हैं ना, तो हम लोग मेंटल स्टेटस नहीं देखते अपने ऑफिशियल्स का, अनफॉर्चुनेटली। ये जो मुकाबले की, जो आपने खुद ही बात कर दी, मुकाबले का इम्तिहान दे के ज्यादातर लोग कहां से आते हैं? गांव से। ठीक है, ये सारे रूरल एरिया से होते हैं, इनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं होती, कम में गुजारा करने वाले लोग होते हैं। जब इनको कुछ मिल जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि बहुत गरीब इंसान को बहुत पावर मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, वो जालिम बन जाए। सो इनके साथ भी कुछ ऐसा होता है। जब आप इन बैकग्राउंड से आते हैं और मुकाबले के इम्तिहान देते हैं, तो थ्रू आउट द लाइफ इनकी टेंशन में गुजर रही होती है, एंग्जाइटी में गुजर रही होती है। एंग्जाइटी क्या है? टेंशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। डिप्रेशन क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। पास्ट में रहने वाला डिप्रेस्ड होगा, फ्यूचर की टेंशन लेने वाला एंग्शियस होगा। इनकी जिंदगी में ना जो केमिकल्स होते हैं ना एंग्जाइटी के, वो यूं चल रहे होते हैं कि पास हो या नहीं हो, एने नंबर चाहिए, नहीं ये करो, नहीं होगा तो खत्म हो जाएंगे, मैंने कुछ बनना है, मैंने अपने बाप को इज्जत देनी है, मैंने फलाना गांव में नाम करना है। एंड दे हैव मेनी कॉम्प्लेक्सेस जिन्होंने इनसे फाइट करना होता है। ज्यादातर कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने लोग खुदकुशी करते हैं ना, उनमें से 4 में से एक प्रॉब्लम जरूर होती है उनके साथ, उनके दिमागी में, जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि 4 सुसाइडल बीमारियां हैं और अक्सर लोगों के नजर से ये लोग निकल जाते हैं। सबसे पहली है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है? ये इंडियन एक्टर सलमान खान है, उसको ये 4 बीमारियां हैं। अच्छा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो गुस्से में रहता है, वो बड़ा एटीट्यूड, वो बेचारा बीमार है, लोग समझते नहीं है। उसका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये एक ऐसी बीमारी है, 440 वोल्ट के मुंह पे झटके लगते हैं, करंट पड़ते हैं, हवा भी लग जाए, कोई टिश्यू पेपर लग जाए, पानी लग जाए, इनको झटके पड़ते हैं, और ये इनके दिमाग पे ट्राइजेमिनल वेन्स एंड नर्व्स होती है। दूसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो ब्रेन की जो वेन्स होती है ना, उनमें बल्जेस आ जाते हैं, पतली हो जाती है, फूल जाती है, जैसे टायर फूल जाता है और फिर वो फट जाता है, रप्चर कर जाता है। और तीसरी मैंने आपको बताया जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम। अब ये जो क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, ये 3 बीमारियां। अच्छा, अब ये जो बीमारियां हैं, इसके बाद जो 4th वाली आती है वो बायपोलर डिसऑर्डर आती है। ठीक है। बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी टेंडेंसी उतनी ही है खुदकुशी करने की जितनी इसमें है। अब ये 4 बीमारियां जो हैं, लोग इस पे फोकस ही नहीं करते। बायपोलर कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास? अगर कोई आता ना, तो मेरे पास कोई बायपोलैरिटी और कोई इसके लिए नहीं आता। या तो किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो आएगा, या फिर कोई नशे में प्रॉब्लम में होगा तो आएगा। और जब मेरे पास आएगा तो मैं उनकी माँ बाप को बताऊंगा आपके बच्चे को तो ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये नशा। अच्छा, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं पता होता। और वो प्रॉब्लम उनको पेरेंट्स की तरफ से, जेनेटिक कोड होता है ना, पेरेंट्स की तरफ से चल के आ रही होती है। अब बायपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि पल में तोला पल में माशा, अच्छे हुए तो बहुत अच्छे हो गए, बुरे हुए तो बहुत बुरे हो गए। अब जब ये उस मोड में होते हैं, अच्छे होने के मोड में होंगे तो अपनी जायदाद भी दे आएंगे किसी को, जब ये बुरे होने के मोड में होंगे ना तो किसी की जिंदगी भी ले लेंगे। ये बायपोलर डिसऑर्डर है, अपनी भी ले लेंगे, जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड भी कहते हैं। तो इन चीजों को फोकस करना, जब आप कोई CSP ऑफिसर्स, पुलिस, कोई आर्मी, डॉक्टर्स, इन लोगों की हायरिंग करते हैं, तो इनमें देखना कि इनमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं, बहुत जरूरी है। उसके लिए कई टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। अच्छा, ये वो मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं सुसाइड करते, ये पहले से बीमारी चल रही है, बीमारी चल रही होती है, केमिकल इम्बैलेंस, वो वजह उस वक्त ऐसे बन जाती है। और वजह सिर्फ ये होती है कि उस टाइम उनको एक ट्रिगरिंग पॉइंट मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। हाँ। अच्छा, अब वो जैसे लड़ाका आदमी जो है ना, जो लड़ने का शौकीन है, उसको सिर्फ बहाना चाहिए, और उसका बहाना जो है ना, वो आपको उसको यूं देख के मुंह इधर करने का भी हो सकता है कि तुम मेरे बल देख के मुंह क्यों मोड़ ले। हाँ, ठीक है। सो या कूरी किसको डाल रहे हो, देखा कि नहीं। तो ये बहाने हैं।
अब जब बहाने मिलते हैं तो वो जस्टिफिकेशन होती है। वो कहते हैं ऑल डिसीजंस इन दिस वर्ल्ड आर मेड ऑन इमोशनल बेसिस एंड आर जस्टिफाइड बाय इंटेलेक्ट। हम सिर्फ जस्टिफाई उसको इंटेलेक्ट करते हैं, डिसीजन हमारा इमोशनल बेस पे ही होता है। तो ये जितने भी लोग हैं इनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, इनको अपना अग्रेशन मैनेज नहीं करना आता, स्ट्रेस मैनेज नहीं करना आता, एंग्जाइटी और डिप्रेशन मैनेज नहीं करना आता। ये सारे सिम्टम्स हर एक के साथ होते हैं। चंद लोग इसको मैनेज कर लेते हैं, कुदरती, जो कि 1% है। 4% ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो इसको सीख के मैनेज कर लेते हैं। 96% इसके ऊपर से सुसाइड करते हैं, नहीं, इसको दरगुजर कर देते हैं। अच्छा, पता ही नहीं जिसके होता। अंदर से हाँ। जिसके अंदर से जिनको वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि सुसाइडल प्रॉब्लम्स है, वो सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज आपने पिछली गुफ्तगू में एक और बात की थी कि जितना आपका ज्यादा ज़हीन, ज्यादा लाइक, ज्यादा शार्प बच्चा होगा वो एडिक्टेड होगा। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहले तो इसकी वजह ये है कि ये जो एबनॉर्मल है ना, वर्ड एबनॉर्मल, एडिक्शन इज एबनॉर्मल। लोग समझते हैं एबनॉर्मल को समथिंग खराब है। एबनॉर्मल का मतलब होता है अबव नॉर्मल। कोई भी बच्चा जो पढ़ाई में बहुत लायक है तो वो अबव नॉर्मल है। कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत लायक है वो अबव नॉर्मल है। तो वो, इसका मतलब ये है कि उसको मजा कुछ अबव द नॉर्मल करके आता है, उसको नॉर्मल से मजा नहीं आता। दाल रोटी ना लोनू मजा नहीं आता। हाँ, ठीक है, ठीक है जी, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के लिए उसको अपनी परफॉर्मेंस भी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स भी होती हैं कुछ, जिसको लोग जैसे आप देखें, इवन ये स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डिंग में लड़के यूज करते हैं, ये एडिक्शन है। जिस दिन वो टीका नहीं लेते, वो वापस आप गुब्बारे में से निकलती है, वो शीशे में देखते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सुसाइड कर लेते हैं कि मैं उतना फिट ही नहीं रहा, मेरा मसल मैस वो नहीं रहा। सर, सुसाइड बेसिकली दिमाग की खराबी है। इसको वहीं से मैनेज करेंगे तो बंदा सुसाइड नहीं करेगा। ऐसा बात एडिक्शन की कर रहे थे कि वो अबव द नॉर्मल होते हैं, इस वजह से ज्यादा वो चांसेस होते हैं कि वो एडिक्टेड हो जाते हैं। नहीं, देखिए, अभी बात हमने ये शुरू की थी कि सुसाइड भी एडिक्टिव पैटर्न है। जी, ये भी एक एडिक्शन है। जो लोग ये करते हैं उनको होता है कि मुझे इसमें ज्यादा मजा आएगा एज कंपेयर टू व्हाट आई एम लिविंग। बट जो बात आप कर रहे हैं कि एडिक्टिव पैटर्न्स, एट द एंड ऑफ द डे सर, मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी मसला है ना, चाहे वो हमारी एडिक्शन है, चाहे सुसाइड है, चाहे कुछ भी है, इट्स रिलेटेड टू द थॉट प्रोसेस। हमें जो क्यूज मिल रहे हैं या तो वो गलत है या हम अपने क्यूज छांटी नहीं कर रहे। ठीक है जी, वायरस खुद ही आ जाता है, अच्छा सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है कंप्यूटर में। तो जो वायरस खुद आता है ना, उसके लिए आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो जितने हैं ना, वो सारे आते जाएंगे और ये कभी चीज को एग्जिस्ट नहीं, और आपकी फिर विंडो खराब हो जाएगी। विंडो खराब, और ये अलोन एग्जिस्ट भी नहीं करती। मैं बता दूं, कोई एडिक्शन का पेशेंट है तो साइकोलॉजिकल इलनेस उसमें आ जाएगी। अगर कोई साइकोलॉजिकल इलनेस का पेशेंट है तो एडिक्शन उसमें अच्छा, एक और चीज, समटाइम बंदा बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, मतलब मर्द है या औरत है, लेकिन वो महसूस कर रहा होता है कि शायद फलाने में मेरे ना अच्छा नहीं किया, ए मसला सुनता है, ये मेरे च भी है, ए यार ये तो मेरे तो बड़ा मसला ही किसी का नहीं है, यार मैंने बड़ी टेंशन है, फलानी चीज़ दी है। हर टाइम वो छोटे छोटे मसाइल में उलझा रहता है। उसको ये लगता है कि ये ना हुआ तो पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी, जिंदगी ऐसे हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि अपने आप को हर चीज का विक्टिम रोल में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, ये बड़ा आपने जबरदस्त डेफिनेशन दी है एंग्जाइटी की। ये एंग्शियस सोल है। जो एंग्शियस सोल होगा ना, उसको लगेगा कि दुनिया की हर बीमारी उसके साथ है और दुनिया का हर प्रॉब्लम उसके साथ हो जाएगा। एक बड़ी जबरदस्त किताब है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। अच्छा, ब्रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। अगर आप सोचते रहेंगे ना कि मैं फेलियर हूं, यार मेरे को कुछ नहीं होना, आपसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को फीड उस तरह कर रहे हैं। अब इन लोगों की ना थॉट प्रोसेस में मसला आया होता है। इनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ठीक है। इनका सिर्फ थॉट प्रोसेस में मसला होता है, बिकॉज समवेयर डाउन द लेन इनके जो खुशी के केमिकल है वो रिलीज नहीं होते। इनका कोर्टिसोल और इनका एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। तो हम इनको कहते हैं कि यार कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लो जिससे आपके डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर केमिकल बीइंग्स। हम लोग केमिकल बीइंग्स हैं। अगर अभी डोपामिन, अगर टेस्टोस्टेरोन अभी खत्म हो जाए हमारे में से, हम खत्म है। हम तो ना मर्द है ना औरत है। एक औरत क्यों है? क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। मर्द क्यों है? क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है। ये दो डिफरेंट केमिकल्स हैं। और बाकी जितने जो मोड है, जो कुछ भी आपके साथ होता है ना, वो सब केमिकल बैलेंस और केमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी एंड द ब्रेन है। तो हमारे अंदर बेसिकली करंट चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई होती है। उस चीज को अगर हमने अंधेरे की तरफ रागब कर दिया तो फिर वो अंधेरों में ही डूबी रहेगी। अगर हमने उसको रोशनी की तरफ थोड़ा सा पुश कर दिया तो वो रोशनी में, तो इट इज जस्ट पुशिंग योर थॉट्स अ लिटिल बिट। ये जो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से टफ टाइम देखा होता है और जिनको यकीन नहीं होता कि अच्छा टाइम भी आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी गरीब इंसान से पूछें कि यार तेरे को 1 करोड़ रुपया अगर आ जाए तो की करेगा, वो पहला आपसे सवाल करेगा, सर आएगा कित्थों?
हाँ। ही नोज ही कैन नॉट अर्न इट। अगर आप किसी मिलियनर से पूछें कि यार तुम्हारे पास 1 करोड़ गएगा, कहीं पे नहीं यार, कोई आइडिया 10 साल यूटिलाइज। सो पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट, हमारा माइंड सेट किस तरह है। एशियंस का, पाकिस्तानी का, हम लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, हमारा एक टिपिकल माइंड सेट है सर, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे इंग्लैंड में, चाहे पाकिस्तान, एक टिपिकल माइंड सेट है। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो माइंड से आगे की चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है। वो माइंड से आगे की चीजों पे किस तरह जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो कहते हैं कि एक होती है साइकोसोमैटिक फिनोमेना। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है दिमाग को इस्तेमाल करके बॉडी को यूटिलाइज किया, ठीक है। एक होता है सोमैटोसाइकिक फिनोमेना। सोमैटोसाइकिक फिनोमेना क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा कि किसी चीज को पसंद करना है तो कैसे लव करेंगे, मैं कहता हूं उसकी प्रैक्टिस फिजिकली इतनी कर लो कि वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और कुछ चीजें आप याद इतने अच्छे तरीके से कर लो कि वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो ये इन कोऑर्डिनेशन, ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जो कि हमें लेके चलनी पड़ती है। और जब हम इसको लेके चलते हैं, फिर हमारी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स नहीं आते। आप एशियन का मिसाइल बता रहे थे, यही बताया मैंने। अच्छा। आपको जो 2 बेसिक बताए हैं कि हम लोग प्रॉब्लम्स को कभी एज इट इज नहीं देखते, या तो बिगर देन इट इज देखते हैं या स्मॉलर देन इट इज देखते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात की, आखिरी सवाल, कि एक बंदा है वो जो आपने कहा कि उसका डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा केमिकल, उसको एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए कि जिससे वो उसकी थॉट प्रोसेस, वो एंजाइटी से निकल सके, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं? वेरी गुड। सबसे पहले तो अगर आप डोपामिन रिलीज करना चाहते हैं तो आप एक डार्क चॉकलेट का पीस खा सकते हैं, बड़ा अच्छा मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है। देखिए, डोपामिन रिलीज होता है कुछ भी अच्छा खाने से, बहुत ज्यादा पैसा किसी को मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, डोपामिन रिलीज होता है। अब जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, ये है सुकून का केमिकल। डोपामिन मजे का है, ये सुकून का। सेरोटोनिन, नमाज पढ़ लें आप, अगर चहलकदमी में चले जाएं, किसी हिली एरियाज में चले जाएं, कुछ साइट सीइंग में चले जाएं, सीरीन हो जाता है बंदा, सेरेनिटी, आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन है ममता का केमिकल। किसी बच्चे को उठा के गोद में ले लें, उसको प्यार कर लें, कोई परिंदा अगर आपने पाला है, कोई जानवर पाला है, उसके साथ प्यार कर लें, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मूड चेंज होगा। एंडोर्फिन्स चौथा केमिकल है जिसको हम कहते हैं एंडोजिनस मॉर्फिन्स, यानी हमारे अंदरूनी मॉर्फिन। अंदरूनी मॉर्फिन के लिए मैं रन कर, अगर मिसाल के तौर पे मैं आधा घंटा रनिंग करके आके अपने बेड पे लेटता हूँ ना, तो जितना मजा मुझे उस टाइम आएगा ना फिजिकली, वो मुझे कभी भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जमीन ऊपर जा रही है, आसमान नीचे आ रहा है, बिकॉज मेरा ब्लड फ्लो भी चल रहा है, अभी वो सारे वो सब कुछ एक्टिव है। एक्सरसाइज भी रोल प्ले करती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, ये एक्सरसाइज ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि कम से कम वॉक कर लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके नारकोटिक्स, बॉडी के नारकोटिक्स रिलीज होते हैं। सर आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, हमें मजा आता है कि 200 किलो उठा के मजदूरी भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, को मजा आ रहा है तो कर रहे हैं ना। एक विजुअल मजा आता है जब आप अपने आप को देखते हैं 3, 4, 6 महीने बाद, साल बाद, तो आप कहते हैं आई हैव अचीव्ड समथिंग, मैंने अपना वेट लूज किया है, हेल्दी भी हूँ, फलाना भी है, स्ट्रांग भी हो गया हूँ। चौथा, जब वो आप एक्सरसाइज करके बाहर निकल के आके खड़े होते हैं ना, और पानी पी रहे होते हैं ना घूंट घूंट में, तो आपकी पूरी बॉडी में इतना मजा आ रहा होता है कि मैं आपको वो शायद फिजिकली वो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि वो कौन सा मजा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नाजरीन, आपने जो गुफ्तगू सुनी है, इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को दोबारा भी ज़हमत देंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे कि एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके डॉक्टर साहब के साथ हम गुफ्तगू किया करें, ताकि आपको और हमें इसका फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप